आज़ादी के 75 साल पूरे होने के मौके पर हम तमाम विषयों पे बातचीत कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि देश ने इस अमृत काल में जो 75 वर्ष की जर्नी थी उसमें क्या हासिल किया, क्या और करने की गुंजाइश है और कहाँ पे अभी और बहुत कुछ होना बाकी है। इसीलिए इस खास शो का नाम हमने रखा है अमृत अड्डा, जो हमारा आवाज़ अड्डा है, जिसमें अलग अलग विषयों पे उनके विद्वानों से, जिन्होंने इस पूरी यात्रा को करीब से देखा है, समझा है, उनके जरिए समझते हैं कि देश की जो यशोगाथा है 75 साल में लिखी गई है, उसमें कितनी तरक्की हमने की है और अभी कितनी और बाकी है। इसी में बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो खास मेहमान आज CRT के पूर्व डायरेक्टर JS राजपूत जी हैं। इसके साथ ही अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अभय दुबे हमारे साथ हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सर इस खास परिचर्चा में। राजपूत सर, एक लंबी जर्नी है और कहते हैं कि अगर किसी देश का, किसी राष्ट्र का अगर मुस्तकबिल लिखना है तो उसमें शिक्षा की व्यवस्था सबसे बेहतरीन सम्मान होना चाहिए, क्योंकि वो उस देश की जो नौनिहाल है उनके ज़रिए मुस्तकबिल लिखते हैं, तकदीर लिखते हैं उस देश की, और ये तय होता है कि वो देश बड़े होकर क्या बनेगा। तो आपके ज़रिए, चूँकि आपने हर तरह की शिक्षा में बहुत काम किया है, तो हम समझने की कोशिश करेंगे। चूँकि ये विषय बहुत विस्तृत है तो उतना समय की पाबंदी के चलते हम प्रिसाइजली बात करेंगे और ऐसे सवालों के जरिए उन चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे जिससे विषय भी समाहित हो जाए। इसके कहते हैं गागर में सागर भरने की कोशिश करेंगे। मैं सर ये जानना चाहता हूँ कि जो स्कूल कॉलेज से बच्चे निकले कि शिक्षा का स्तर, उनकी सोच, उनका माइंडसेट कैसा है? आप संक्षिप्त उत्तर चाहते हैं तो मैं कहूंगा अपेक्षित स्तर का नहीं है। जो हमने सोचा था, जो हम करना चाहते थे, हम उसमें सफल नहीं हुए और इसका मुख्य कारण यह है और ये आंकड़ों में जाया जाए तो हम देखेंगे हमने बहुत ज्यादा बढ़ोतरी की है। और ये कहा जाता है कि जब भी किसी भी व्यवस्था में एकाएक बड़े बड़े परिवर्तन होते हैं तो उसमें जो उसके लिए बहुत बहुत हमें सावधानियां बरतनी पड़ती है। वहां पर कहीं न कहीं कमी हो गई, जिसके अनेक कारण हैं, लेकिन अपेक्षा करते थे वह उस स्तर तक हम नहीं पहुंच पाए हैं जहां हम अपेक्षा हमें पहुंच जाना चाहिए था। 75 सालों में प्रयास जारी रहेगा। हम आगे जाकर इसको प्राप्त कर लेंगे। सर, क्या इसके पीछे एक सिस्टमिक प्रॉब्लम, सोच की समस्या थी, या इसके पीछे और हर जगह अलग अलग तरीके से इसको आगे बढ़ाया गया, वो एक समस्या बनी? जी, मैं आपको बता सकता हूं कि मैंने 55-65 के बीच के समय में मैं स्कूल और विश्वविद्यालयों में ही रहा। वो क्या देखा मैंने, उस समय गांधी जी का प्रभाव था, गांधी जी के मूल्यों का प्रभाव था। हम जहां भी चाहते थे हमें लोग मिल जाते थे जिन्होंने गांधी के साथ काम किया है और जो उनके मूल्यों के अनुसार जीवन जी रहे थे। विश्वविद्यालय के प्राध्यापक, समाज सेवी हो, चयनित प्रतिनिधि हो, बहुत से उस कैटेगरी में आते थे, उन सबका हमारे पर प्रभाव पड़ता था। मैं 7 किलोमीटर पैदल चल करके डॉक्टर लोहिया को सुनने जाता था और 7 किलोमीटर पैदल चलकर आता था जब विश्वविद्यालय में। कैसे वो हमें आकर्षित करते थे और उसका प्रभाव पड़ा। लेकिन धीरे धीरे मैं तो स्पष्ट कहना चाहूंगा कि हमारे चयनित प्रतिनिधियों ने उन अपेक्षाओं को नीचे लाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और उसका प्रभाव विश्वविद्यालयों पर पड़ा, स्कूल के अध्यापकों पर पड़ा और निश्चित रूप से नई पीढ़ी पर पड़ा जहां हम पहुंचे हैं। और ऐसा है कि शिक्षा के लिए एक बहुत सुंदर सा वाक्य किसी ने लिखा था, गुनार मिड 1968-70 में उनकी मशहूर पुस्तक आई थी द एशियन ड्रामा। तो उन्होंने कहा कि इन देशों के लिए अगर कोई ऐसी जगह है जहां से गुणवत्ता का स्रोत है,
जहां से हर क्षेत्र में गुणवत्ता बढ़ सकती है, जहां हर क्षेत्र में मानवीयता बढ़ सकती है, मानव मूल्य बढ़ सकते हैं, वो है शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। यानी वह शिक्षक प्रशिक्षक देश का निर्माण करने में पहला नंबर उस टीचर एजुकेटर का आता है जो इन संस्थाओं में कार्य करता है। उसका जैसा आचरण होगा, जैसे उसके मूल्य होंगे, जैसे उसकी प्रतिबद्धता होगी, जैसे उसकी कर्मठता होगी, वह अध्यापकों पर आएगी जो वहां प्रशिक्षण लेने आते हैं, वहां से स्कूलों में जाएगी। स्कूलों से जब बच्चे निकलेंगे उससे प्रभावित होकर तो वही कोई डॉक्टर बनेगा, कोई समाज सेवक बनेगा, कोई मिनिस्टर बनेगा, हर क्षेत्र में जाएंगे। तो हमारी वहां पर बड़ी भारी कमी हो गई है। आप समझ देंगे तो मैं कहूंगा कि शिक्षक प्रशिक्षण के बारे में मुख्य न्यायाधीश जस्टिस JS वर्मा ने 2012 में क्या कहा था और उसको हमारी नई शिक्षा नीति में दोहराया गया। और मैं समझता हूं अपने देश की सबसे महत्वपूर्ण है और उसी पर चर्चा जो है हमें नए रास्ते दिखा सकते हैं। राजपूत सर, एक सवाल और आपसे, फिर मैं प्रोफेसर दुबे के पास जाता हूं। अगर मैं इस शिक्षा की पूरी व्यवस्था को दो हिस्सों में बांट दूं, एक जो 12वीं के बाद कॉलेज से लेकर के PhD MPhil और वो, दूसरी 12 से नीचे या 10 से और नीचे जो जहां पे बुनियाद रखी जाती है, वो बहुत हद तक राज्यों के अपने, फिर 8 से 12 तक वहाँ बहुत ज़्यादा वेरिएशंस हैं, बहुत वेरिएशंस हैं। जो आपने शिक्षकों वाली बात उठाई मैं उसको भी लाऊंगा, लेकिन पहले मैं ये समझना चाहता हूँ कि क्या एलिमेंट्री एजुकेशन जिसको मैं मान के चलूँ या बेसिक शिक्षा मान के चलूँ, वहाँ पे बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं क्योंकि लड़के वहीं से पहले निकलते हैं। तो वो क्या इस वजह से है कि हमने इतनी डाइवर्सिटी देखी, हर की अपनी अपनी पॉलिसी बन रही है, भाषा के आधार पर, सोच के आधार पर, वहाँ के कल्चरल इश्यूज़ के आधार पर, प्लस उस पर उतना गहराई से ध्यान नहीं दिया गया कि जो बच्चा 5, 8, 10 पास करके कॉलेज में जब वो जाने के लिए तैयार होता है तो क्या वो सिर्फ साक्षर होता है या वो शिक्षित भी होता है? राजपूत सर, आपसे मुझे फिर दुबे जी के पास जाऊंगा। जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। मैं फिर वही कहूंगा, मैं अपने अनुभव से दोहराना चाहूंगा कि उस समय जब मैं स्कूलों और विश्वविद्यालय में था, सरकारी स्कूलों को सबसे श्रेष्ठ माना जाता और वहां पर नामांकन भी सबसे अधिक था। समय के साथ साथ संख्याएं बढ़ी, नए है और निजी निवेश भी शिक्षा में आया, सरकार निजी स्कूल खुले और जैसे जैसे निजी स्कूल खुले वे सब लोग जो शिक्षा जगत में नीति निर्धारित करते थे या जो उसका क्रियान्वित करते थे या जो अध्यापक थे, उन सभी ने धीरे धीरे अपने बच्चों को सरकारी स्कूल से हटाकर वहां भेज दिया, निजी स्कूलों में भेज दिया। और ये जो दौड़ शुरू हुई उससे आज भी 65% बच्चों को पढ़ाने वाले सरकारी स्कूलों की दशा लगातार नीचे गिरती गई, अभी भी गिर रही, क्योंकि उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था, उनमें जिनके बच्चे ही नहीं पढ़ रहे। तो जो आपकी बात है वो बहुत सही है। जो मूल्य है, जो व्यवहार है, जो आचार विचार व्यवहार के जो बीज हमें वहां पर डालने होते, अवस्था में चूंकि कदाचरण बढ़ा तो हमने ये शब्द सुनना प्रारंभ किया पिछले 40-45 वर्षों से, एवजी अध्यापक। अध्यापक ने, सरकारी अध्यापक ने अपनी जगह किसी और को लगा दिया। सरकारों ने इसका दुरुपयोग किया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने संविदा शिक्षक लगाए, शिक्षा कर्मी, गुरुजी ऐसे नाम दे देकर इस व्यवस्था को नष्ट करने में सभी ने योगदान दिया। मैं इसको दोहरा सकता हूं, कैसा हुआ है, व्यवस्था में प्रशासकों ने इसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और वो व्यवस्था चरमरा गई है। आज सरकारी स्कूलों में वही बच्चे जाते हैं जिनके पास कोई विकल्प नहीं होता है या जिनके माता पिता साधन विहीन होते हैं। इस स्थिति से हमारी शिक्षा व्यवस्था जब आगे बढ़ती है तो उसका आधार कमजोर होता है, गुणवत्ता के आधार पर भी होता है, व्यक्तित्व विकास के आधार पर भी कमजोर होता है और दृष्टि के आधार पर भी, मतलब जिसे विजन कहते हैं, वहां पर भी कमजोर हो जाता है। बच्चे का आत्मविश्वास कम होता जाता है और यही कारण है कि जब अध्यापकों का आचरण ऐसा होगा, हम कहते हैं हर अध्यापक आचार्य होता है, उसी से बच्चा सीखता है और जब बच्चा सीखता है तो भविष्य की पीढ़ी सीखती, देश सीखता है
और अगर वही अध्यापक समय से नहीं आता है, अपनी जगह पर किसी और को भेज देता है, और ये तभी संभव होता है जब उसका जिला शिक्षा अधिकारी या उसके ऊपर के लोग उसका सहयोग करें, अन्यथा ये संभव नहीं है। मैं ऐसे भी केसेस जानता हूँ, जिलों को जानता हूँ, ब्लॉक को जानता हूँ, जहां पर उस अधिकारी के कारण लोग समय से आते हैं, अपना कर्तव्य निर्वाह करते हैं और सारा कार्य ठीक होता है। तो ये छोटी चीजें हैं। मैं मंत्रालय में रहा हूँ, जब मैं इस तरह की बात करता था तो कई बार मुझे कहा जाता था दीज आर मैटर्स ऑफ डिटेल, ये तो बाकी लोग करेंगे। मुझे लगता है सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा में कि किसी प्राइमरी स्कूल में जो बच्चा गया हुआ है, जिसके लिए शिक्षा सबसे अधिक आवश्यक थी, जो गांधी जी के उस अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के घर से आता है, जिसका उद्धार करने के लिए केवल एकमात्र ओनली रे ऑफ होप एजुकेशन है, तो शिक्षा है। बिल्कुल। गांधी जी का, आप मुझे 2 मिनट और दीजिए, मैं बताता हूँ। सर मैं राजपूत सर, मैं दोबारा आपके पास आता हूँ, अभी अपने पास है, बहुत समय है अपने पास। दुबे जी को भी शामिल करते हैं इसमें। दुबे जी आज सर हैं, दुबे सर, ऐसा नहीं, हमने हिंदुस्तान में बहुत इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस क्रिएट किए हैं, आईएम्स, आईआईटीज, आईएसबी, लॉ कॉलेजेस, बड़ी महत्वपूर्ण यूनिवर्सिटी, जेएनयू है हमारे पास, बहुत सारे संस्थान हैं जो एक्सीलेंस के सेंटर हैं। ये तो एक ऐसी तस्वीर है जो हमें दिखती है, लेकिन जब हम थोड़ा और नीचे आते हैं, क्योंकि बड़ा देश है, झड़ी लगी हुई कॉलेजेस की, दिल्ली से मेरठ के रास्ते में जाइए तो दोनों तरफ दाएं बाएं आपको बहुत सारे कॉलेजेस मिलेंगे, बेंगलोर में चले जाइए, नागपुर में चले जाइए तो कॉलेजेस की भरमार है। हमने बिल्डिंग्स बहुत बड़ी बड़ी खड़ी कर दी हैं। इस पूरे को एसेस करें, ऐसा नहीं सब गड़बड़ ही हुआ, बहुत जगहों पे अच्छा हुआ, लेकिन एक डिवाइड क्रिएट हो गया बड़ा सा। आप कैसे इस पूरी शिक्षा की व्यवस्थाओं को देखते हैं, और जो बच्चे निकल के आ रहे हैं उनका स्तर आप कैसे देखते हैं? तो पहली बात तो ये है नीरज जी कि मैं मोटे तौर पर जो राजपूत सर बता रहे हैं उनसे मैं सहमत हूं, लेकिन ये भी एक तथ्य है कि चाहे नीरज वाजपेयी हो और अभय कुमार दुबे हो या जेएस राजपूत हो, हम सब लोग इसी शिक्षा व्यवस्था की देन हैं। और हमारे जैसे ऐसे बहुत से लोग हैं जो भले ही बहुत भव्य किस्म के शिक्षा संस्थानों में न पले हो, लेकिन फिर भी वो समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं। अब लेकिन यहीं पे एक दूसरा प्रश्न आता है कि संविधान की दृष्टि से शिक्षा जो है वो राज्यों का विषय है। अभी आपने बताया था कि जो वैरायटी है, जो विविधता है और तरह तरह का माहौल है, उसकी वजह से शिक्षा में एक समरूपता नहीं है। लेकिन मैं ये साथ में ये कहूंगा कि कुछ एक ऐसी समस्याएं हैं जो समस्याएं शुरू से हमारी शिक्षा व्यवस्था को परेशान कर रही हैं, और उन समस्याओं को बार बार रेखांकित किया गया है। बार बार कहा गया है कि ये समस्याएं हैं, इन समस्याओं को हल कर देना चाहिए, लेकिन हमारे जो नीति निर्माता हैं और हमारे शिक्षाविद हैं और हमारा जो भारतीय अभिजन है, जिसमें राजनेता भी आते हैं, हमारे सांस्कृतिक अभिजन भी आते हैं, हमारे औद्योगिक जो सरबराह हैं वो भी आते हैं, इन सब ने मिलकर पता नहीं क्यों उन समस्याओं को जो बहुत बिल्कुल साफ तौर पे आंखों से दिखती हैं, उनको हल करने के लिए कोई कोशिश नहीं की। पहली समस्या तो ये है, जो बचपन से मैं सुनता आया हूं और खुद भी उस बात को कहता रहा हूं, मेरे ख्याल से राजपूत सर भी उसकी तस्दीक करेंगे और आप भी तस्दीक करेंगे कि हमारी शिक्षा व्यवस्था दुहरी है। एक स्तर वो है प्राथमिक शिक्षा का और माध्यमिक स्तर पर, जहां ज्यादातर बच्चे जो हैं वो भारतीय भाषाओं में, क्षेत्रीय भाषाओं में, हिंदी में या अन्य भारतीय भाषाओं में उनका अध्ययन होता है। लेकिन जैसे ही वो उच्च शिक्षा के दौर में जाते हैं, उनको वहां पर अंग्रेजी शिक्षा उनके सामने दीवार बनकर खड़ी हो जाती है। या तो वो बचपन से अंग्रेजी में पढ़ें, और जब उच्च शिक्षा में जाते हैं तो वहां पे एक बहुत बड़े विरोधाभास का सामना उन्हें करना पड़ता है। अब ये समझ में मेरी बात नहीं आती कि अगर अंग्रेजी बहुत ही जरूरी है, अति आवश्यक है, तो जैसा कि दिल्ली में सरदार पटेल स्कूल है, जिसके अंदर बिल्कुल शुरुआती 2-3 कक्षाओं में हिंदी माध्यम से पढ़ाई होती है और उसके बाद अंग्रेजी माध्यम की तरफ बच्चा चला जाता है, और वो जब सरदार पटेल स्कूल से निकलता है तो उसे थोड़ी बहुत काम चलाऊ हिंदी भी आती है, लेकिन वो मुख्य तौर पर अंग्रेजी बोलने वाला छात्र होता है और उसको उच्च शिक्षा में जाने में कोई दिक्कत नहीं होती। तो इससे क्या होता है कि उसकी इंप्लॉयबिलिटी बढ़ती है, वो नौकरी पाने योग्य छात्र होता है। यानी जब वो ग्रेजुएशन कर, जब स्नातक होगा, स्नातकोत्तर होगा, तो वो नौकरी पाने योग्य छात्र बनेगा। यहां पे हो क्या रहा है कि हमारे जो छात्र निकल रहे हैं, जो स्नातक हैं, वो अर्थव्यवस्था के बाजार में नौकरी पाने योग्य नहीं है।
जिसको जो एम्प्लॉयबिलिटी कहते हैं, वो एम्प्लॉयबिलिटी हमारी शिक्षा व्यवस्था की बहुत ही कम है। मुझे उसका प्रतिशत अभी याद नहीं रहा। एक बार कुछ विशेषज्ञों ने उसका प्रतिशत भी निकाला था कि जो छात्र जो ग्रेजुएट होते हैं या पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं, दरअसल उनको नौकरी पाने की उनकी संभावनाएं क्या होती हैं। तो ये जो समस्या है, उसमें एक बहुत छोटा हिस्सा तो जिन 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 भव्य शिक्षा संस्थानों का आपने जिक्र किया, चाहे वो प्रबंधन के संस्थान हो, चाहे वो इंजीनियरिंग के संस्थान हो, या वो डॉक्टरी पढ़ाने वाले संस्थान हो, वो तो उसमें पढ़ जाते हैं, वो ऊपर चले जाते हैं, लेकिन वो बहुत ही छोटा एक माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी है। ज्यादातर लोग दरअसल वही अनएम्प्लॉयबिलिटी का जो एक ढांचा है, उसी शिकंजे में फंसे हुए हैं। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। बड़ी अच्छी बात आपने कही सर कि एम्प्लॉयबिलिटी यानी रोजगार परक शिक्षा हो और मूल्य वाली शिक्षा हो। आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। जब तक मैं था वहाँ पे, तब तक प्राइमरी स्कूलों में 5वीं तक बच्चों को ABCD भी नहीं पढ़ाई जाती थी। ये एक ऐसी विडंबना थी, मुझे कभी इस लॉजिक समझ में नहीं आया कि जब बच्चे को 8वीं 10वीं में जाना है, जब उसको साइंस पढ़ना है, जब उसको और ऊपर कॉलेज में जाना है, तब वो कैसे पढ़ेगा, वो कैसे उनसे कोप अप करेगा, क्योंकि 5 साल का उसने गैप क्रिएट कर लिया है। ये क्यों था, आज तक मुझे इसका कोई लॉजिक, कोई सवाल समझ में नहीं आया। दूसरा, एक जो अभी राजपूत जी ने हल्का सा इशारा किया कि मूल्यांकन प्रणाली, इसको मैं थोड़ा और विस्तार देता हूं, फिर इस पर आप लोगों की राय जानना चाहूंगा। अलग अलग बोर्ड हैं, यूपी बोर्ड अलग है, MP बोर्ड अलग है, ICSE अलग है, एक CBSE का अलग है, एक और इंटरनेशनल बोर्ड चलता है। तरह तरह के बोर्ड्स हैं, अलग अलग मूल्यांकन की व्यवस्थाएं हैं। कोई छात्र 60% पाके बड़ा ब्रिलियंट लगता है, कोई 90% पाके बड़ा एवरेज सा लगता है। फिर वो जब आगे जाते हैं तो उनके सामने समस्याएं खड़ी होती हैं। एक प्रॉब्लम ये। दूसरा, जो टीचर्स के रिफ्रेशर कोर्सेज की बात है, जो अब शायद डाइट वगैरह बना दिए गए हैं, जो डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट्स है टीचरों को बनाए, वो भी एक बड़ी समस्या है। तो दूसरा महत्वपूर्ण सवाल ये उठता है कि जो मूल्यांकन की व्यवस्था हमारे यहाँ रखी गई है, वो भी एक समस्या है। दुबे सर पहले आप, फिर राजपूत सर आपके पास। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं आपकी बात से सहमत हूं। अब आप देखिए, जब मैंने दोहरी शिक्षा प्रणाली की बात उठाई, अगर अंग्रेजी हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है, अगर हम एक बार ये राष्ट्रीय स्तर पर ये मान लेते हैं कि बिना अंग्रेजी के हमारा काम नहीं चलता, जो दरअसल हम मानते भी हैं, भारतीय भाषाओं की बात जरूर की जाती है, लेकिन उसके साथ में हमेशा ही घोषित ये रहता है कि भाई बिना अंग्रेजी के हमारा काम नहीं चल सकता। तो हमें शुरू से बच्चों को बिना किसी भेदभाव के सबको अंग्रेजी पढ़ानी चाहिए, ताकि भारतीय भाषाएं केवल मामूली किस्म की बातचीत के लिए ही रह जाएं और उनमें व्यक्ति बिल्कुल अपना समय खर्च न करे। और चूंकि ज्ञान सारा अंग्रेजी में पैदा होता है, बाजार अंग्रेजी परक है, और तो उसमें अंग्रेजी पढ़ाइए सबको, बात खत्म हो गई। जिसको निजी तौर पर शौक होगा वो भारतीय भाषाएं पढ़ लेगा। अब सवाल इस बात का है कि क्या हम ऐसा करें, क्या हम ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे हैं, इसकी वजह क्या है? इसके पीछे मैं ये मानता हूं कि जो शुरू से मैकाले ने जो कहा था कि अंग्रेजी सब लोगों को नहीं पढ़ाई जा सकती, थोड़े लोगों को अंग्रेजी पढ़ाई जाएगी और उन्हीं के जरिए अंग्रेजी का ज्ञान जो है वो नीचे की तरफ आएगा, जो रिसाव करके धीरे धीरे करके आएगा। मेरे ख्याल से आजादी या तो सीधा कर दिया जाए कि उच्च शिक्षा भी भारतीय भाषाओं में होगी, अंग्रेजी को हटा दिया जाए। जो लोग तमिल में पढ़ रहे हैं वो फिर कक्षा 1 से लेकर और MA तक और PhD तक और उनकी डॉक्टरेट भी तमिल में होगी, सब तमिल में होगी, और अपने अपने इलाके में वो लोग सीखेंगे। और दूसरी तरफ, या फिर अंग्रेजी पर इतना अगर जोर है तो दोहरी शिक्षा प्रणाली की वजह से बहुत ज्यादा गड़बड़ी होती है, और उस गड़बड़ी के कारण बहुत जो तमाम समस्याएं पैदा हो रही हैं। और नई शिक्षा नीति, जिसको इतने दिनों तक बहस मुबाहिसे के बाद बनाया गया है, उसमें बहुत सारे अच्छे पहलू भी हैं। वो नई शिक्षा नीति भी इस समस्या का समाधान नहीं करती। एक तरह से वो इस समस्या को वैसा ही रहने देती है जैसे कि पुरानी शिक्षा नीति में था। प्रधानमंत्री और दूसरे लोग मन से कहते जरूर हैं कि भारतीय भाषाओं में शिक्षा हो, लेकिन भारतीय भाषाओं में शिक्षा के लिए जिस प्रकार का एक नीतिगत ढांचा होना चाहिए, वो नीतिगत ढांचा मौजूद नहीं है। इसका सीधा मतलब है कि वो केवल अच्छी लगे बात इसलिए ही कहते हैं, नीतिगत तौर पर उसको जमीन पर नहीं उतारना चाहते। राजपूत सर, इस पे थोड़ा और मैं आपसे विमर्श चाहूंगा कि जो आपने इशारा भी किया अपने पहले वक्तव्य में कि जो हमारे शिक्षक हैं, चूँकि हम लोग एक लार्ज बिग पिक्चर पे बात कर रहे हैं, तो उनका जो सिस्टम है पढ़ाने का, मैं बिल्कुल शिक्षकों के सम्मान में साथ नतमस्तक होकर कह रहा हूँ कि उनकी योग्यताएं, उनके शिक्षण के तरीके, या उनको जिस तरीके से काम कराया जाता है, क्या वो भी एक फॉल्टी सिस्टम है? हाँ, अब मैं अपनी वो बात कहूंगा कि जो मैंने कहा था कि
जस्टिस जे.एस. वर्मा ने 2012 में एक समिति के अध्यक्षता की थी और उन्होंने कहा कि देश में 10,000 टोटल 18,000 में से 10,000 शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो गुणवत्ता से कोई सरोकार नहीं रखते, केवल डिग्री बेचते हैं 2012 में। और ये 2020 की शिक्षा नीति में इसको दोहराया गया है कि हमें इसे ठीक करना है, यानी उन 8 साल में हम ठीक नहीं कर पाए। अब 10,000 में अगर हर जगह से 50 अध्यापक भी तैयार होते हैं जो डिग्री खरीदते हैं, आते तो वो व्यवस्था में, तो गुणवत्ता कहाँ से आएगी? और इस पर कोई बात नहीं करता, इसको कोई स्वीकार नहीं करता। जो अंदर से चल रहा है यही हमारे उसमें घुन की तरह लगा हुआ है हमारी शिक्षा व्यवस्था में। अध्यापकों के सम्मान का जहां तक प्रश्न है, मैं आपको कहूं कि सबसे पहले शिक्षा विभाग में सूचना के बाद केजी सईदेन शिक्षा सचिव हुए थे और उन्होंने एक नियम बनाया था, केजी सईदेन ने, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन है जम्मू कश्मीर में या उसके पहले कई जगह रहे, कि अगर कोई अध्यापक उनके कमरे में आएगा तो खड़े हो जाएंगे किसी भी पद पर हो। मैं इस बात को बहुत बार कह चुका हूं, मैंने कई मुख्यमंत्रियों के सामने कहा कि एक आदेश निकाल दीजिए कि हर अध्यापक सम्मानीय है, विशिष्ट है, वीआईपी, और इससे आपकी गुणवत्ता 10-15% अवश्य बढ़ जाएगी। कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, केवल व्यवहारिक परिवर्तन तो करके देखिए, उसको महसूस तो होने दीजिए कि मैं राष्ट्र निर्माता हूँ, राष्ट्र का निर्माण और कहीं नहीं होता है, मैं कक्षाओं में करता हूँ। ये विश्वास आप अध्यापक को दें तो वो सारी कमियां भूलकर लग जाएगा और आगे बढ़ेगा। लेकिन हम ये नहीं दे पा रहे हैं। हमने उसके साथ बहुत अन्याय किया, हमने शिक्षा कर्मी लगाए, संविदा वाले लगाए, क्योंकि पैसे बचते थे। और ये कैसा सोच है, जैसे ये नहीं सोचा कि गुणवत्ता कम करके लाखों बच्चों को हम तैयार करेंगे जो डेफिशिएंट होंगे। आपने प्रारंभ में यही बात कही थी कि अगर स्कूल शिक्षा में कमी रह जाएगी तो उच्च शिक्षा कैसे उच्च स्तरीय होगी। और मैं एक चीज और कह दूं, नीतियों के लिए कह रहा हूं, हमारे IITs और IIMs बने, हमने विज्ञान में बहुत अच्छी संस्थाएं बनाई, सारी दुनिया में हम विज्ञान में लोगों के संपर्क, किसी भी देश से हम पीछे नहीं। लेकिन हमारे यही IITs और IIM का जो ब्रांड वैल्यू बना था वो हमने 2004-05 के बाद धड़ाधड़ हमने IITs और खोल दिए बिना कोई तैयारी किए खोले। अब क्या हुआ? अब उसमें 2 श्रेणियां हो गई, एक पहले वाले जो थे, एक दूसरे जो बाद में आए और वो उनको वो स्थान नहीं मिलता, वो 2री श्रेणी में चले गए। ये हमें नहीं करना चाहिए था, आगे भी नहीं करना चाहिए। कोई भी संस्था खुले तो पहले उसकी तैयारी करिए, उसके लिए पूरे संसाधन इकट्ठे करिए। हम ऐसे विश्वविद्यालय खोल रहे हैं जहाँ कुछ नहीं होता है। अभी एक ऐसा उदाहरण आया है कि एक विश्वविद्यालय के लिए सब कुछ कह दिया गया कि हाँ सब कुछ अच्छा है, मगर वहाँ कुछ भी नहीं था, बिल्डिंग भी नहीं थी, मगर उसको स्वीकृति मिल गई। राजस्थान की घटना है जी। इन चीजों को हम आंख नहीं मूंद सकते। हम बड़ी बड़ी बातें करें, जैसे भी दुबे जी ने कहा, बड़ी अच्छी बात कही कि शिक्षा नीति में कहा तो गया है कि क्षेत्रीय भाषाओं में सब कुछ होगा, लेकिन व्यवहारिकता में परिवर्तन हो पाएगा, इसका प्रावधान। ये बिल्कुल सर आप सही कह रहे हैं कि कई बार दुबे जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ, इस पर आपका रिएक्शन से आप इशारा भी कर रहे थे। हमको पहले याद है जब हम अपने कॉलेज में थे तो ABCCIL हमको याद कराया गया था कि ये 5 IIM है, टॉप के हैं और कैट के थ्रू इसमें होता। अब तो शायद बहुत सारे हो गए, हमको पूरे शायद नाम भी ना याद होंगे। ऐसे ही IITs भी जो थी, IITs होंगे, हमको सबके नाम भी नहीं याद होंगे। तो ब्रांड कहीं ना कहीं शायद इंफ्रास्ट्रक्चर की उतनी तैयारी नहीं रहोगी, डाइल्यूट हुआ होगा। दूसरा इसमें एक छोटा सा कमेंट दीजिए, मैं इसके साथ सवाल भी जोड़ देता हूँ आपसे। देखिए, जो राजपूत सर ने कहा है, मैं उससे मुझे एक सुराग मिल रहा है कि समस्या को हम लोग कैसे देखें। मुझे लगता है कि भारत में शिक्षा की 2 कहानियां हैं। एक कहानी IIM की, JNU की, IITs की और भव्य विश्वविद्यालयों, बड़े बड़े संस्थानों की कहानी है, मेडिकल कॉलेजेस की कहानी है। उस कहानी में क्या लोचा है ये अभी राजपूत सर ने बताया। एक दूसरी कहानी भी है जिसको आप पश्चिम बंगाल में जो रुपए मिले, वो किसके रुपए मिले? वो शिक्षकों की नौकरियां बेचने से कमाए गए रुपए हैं। शिक्षकों की नौकरियां बेची गई हैं वहां पे, शिक्षकों की नौकरियां बेची गई हैं। बिहार में शिक्षकों माने पर देश में शिक्षकों की नौकरियां बेची जाती
होता है। ये इस कहानी का एक दूसरा हिस्सा है जो ये बताता है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था में कितनी गड़बड़ी है। आप बढ़िया से बढ़िया शिक्षा नीति बना दीजिए, अगर उसको लागू करने के स्तर पे ये होगा जो हो रहा है। भाई आखिरकार शिक्षक कौन बनना चाहता है? जो जिनकी नौकरियां बेची जा रही हैं, जो पैसा देके अपनी नियुक्ति प्राप्त करते हैं, वो स्कूली शिक्षक हैं या माध्यमिक शिक्षक हैं। वो लोग कौन है? वो मध्यवर्गीय परिवारों के लोग सकते, जो कि मैनेजर नहीं बन सकते, वो लोग हैं। और वो लोग कहां से रिश्वत देते हैं? वो लोग अपने घर की बचत से रिश्वत देते हैं या कोई जमीन का प्लॉट बेच के रिश्वत देते होंगे, नौकरी प्राप्त करते हैं और उस पैसे से चुनाव लड़े जाते हैं और नेताओं की अय्याशियां होती हैं। समस्या बहुत गहरी है। इस समस्या में कई स्तरों में उसको समस्या को देख कर करना पड़ेगा। एक वो स्तर है जिसकी तरफ राजपूत सर ने इशारा किया और एक वो स्तर है जिसकी तरफ जो स्पष्ट रूप से हमारी आंखों के सामने बेरहमी के साथ खड़ा हुआ। जी दुबे सर, एक सवाल और मैं वापस इस एलिमेंट्री एजुकेशन और बच्चों की तरफ लौटता हूं, क्योंकि मुझे बार बार चिंता होती कि अगर बुनियाद मजबूत नहीं हुई तो हायर एजुकेशन क्या। और शिक्षा का एक मूल मंत्र शायद ये होता जो मैंने पढ़ा कि क्वालिटी मैटर्स ओवर द क्वांटिटी। आप थोड़ी सी चीज़ पढ़ें लेकिन उसको बहुत अच्छे से पढ़ लें तो ज़्यादा काम आती है, रादर कि आप बहुत सारी किताबें सरसरी तौर पे नज़र मारें। तो जो क्वालिटी को इम्प्रूव करने का एक तरीका हो सकता है, जो तरह तरह के स्कूल बच्चों में है। एक अपने यहाँ एक परीक्षा होती थी, पता नहीं आजकल होती कि नहीं, मैं श्योर नहीं हूँ, राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा करके कुछ होती थी ना, नेशनल। उसमें वो शायद बच्चों के लिए हो सकता है कि वजीफ़ा पाने का एक चार्म रहता होगा, लेकिन दरअसल आप जर्मनी की स्टडी करें या यूएस की स्टडी करें या इवन नॉर्वे की स्टडी करें तो वहाँ पे इस तरीके के टेस्ट बहुत बड़े पैमाने पे लिए जाते हैं और उसके ज़रिए ये पता किया जाता है कि उनके यहाँ की जो नई पौध है उसमें किस तरीके के टैलेंट्स आ रहे हैं जिनको आगे नर्चर किया जा सकता है, उनको उस दिशा में मौके दिए जा सकते हैं। अपने यहाँ इसके हमेशा लैकिंग थी, हमारे ज़माने में भी रही होगी राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा, हालांकि मैं नहीं बैठा था कभी उसमें, मुझे पता भी नहीं था, बाद में पढ़ाई में पता चला कि ऐसी एक परीक्षा होती थी। क्या ये सारी छोटी छोटी चीज़ें कि बच्चों का एप्टीट्यूड जान लें, उनकी रुचि जान लें, उस दिशा में उनको बढ़ाएं, ये हो ही नहीं पा रहा? मतलब अभी भी कोई राज्य सरकार इस बारे में नहीं सोचती है? दुबे जी। नहीं, ये होना चाहिए। मैं बिल्कुल आपकी इस बात से सहमत हूं। बच्चों में प्रतिभा है, उनके रुझान क्या हैं, वो क्या पसंद करते हैं, क्या चीज उन्हें बोर लगती है और किस चीज में उनकी रुचि है, इसका पता लगाने का कोई संस्थागत बंदोबस्त होना चाहिए। जिस तरह की प्रतिभा परीक्षा का आपने जिक्र किया है, उस तरह की कुछ प्रतियोगिताएं वगैरह भी होती थी, हमारे बचपन में भी होती थी और मैं उस बात को अच्छी तरह समझता हूं। लेकिन मैं फिर ये बात कहूंगा कि हमारे यहाँ शिक्षा में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। जब तक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होगा, और वो लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो निजी क्षेत्र के स्कूल और सरकारी क्षेत्र के स्कूल, इन दोनों के बीच में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा और भारतीय भाषा के माध्यम की शिक्षा, इन दोनों के बीच में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। और जो शिक्षा के अंदर बहुत बड़ा सेक्टर है और उसके अंदर जो जबरदस्त भ्रष्टाचार है, उस भ्रष्टाचार को न रोक पाने के कारण वो लेवल प्लेइंग फील्ड और भी ज्यादा गड़बड़ा गया है। तो बहुत बुनियादी तौर पर शिक्षा का क्षेत्र सुधार मांगता है। राजपूत सर, आपका कमेंट। मैं इसी पर कहना चाहता हूँ, आप जिस प्रतिभा परीक्षा की बात कर रहे हैं वो शुरू के दौर में मैं समझता हूँ 1970 के पहले से ही नेशनल साइंस टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन के रूप में चला था कि जो बच्चे इसमें बैठेंगे विज्ञान के लिए उन्हें वो दिया जाएगा, एक छात्रवृत्ति दी जाएगी। और वो देश में आपको सैकड़ों लोग मिलेंगे जो आगे उस स्कॉलरशिप से आगे बढ़े। एक मंत्री जी ने कहा कि ऐसा क्यों है, साइंस ही क्यों है, इंजीनियरिंग क्यों नहीं है? कुछ व्यक्तिगत कारण थे, सुधार किया कि भाई इसको सोशल में भी होना चाहिए। तब वो नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन हो गया है। उसकी जो छात्रवृत्ति है वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन और भी कई चीजें ऐसी शुरू की। लेकिन मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ जी, दुबे जी भी सहमत होंगे कि हर बच्चे को हमें बराबरी पर मानते हुए कि वो भी बहुत टैलेंटेड हो सकता है। उसका उदाहरण मैंने सोवियत संघ में देखा था। ठीक 40 साल पहले मैं वहां गया था स्कूलों का अध्ययन करने, और उन्होंने एक दिन मुझे कहा कि हम आपको फिजिक्स स्कूल और म्यूजिक स्कूल ले चलेंगे। तो मैंने कहा फिजिक्स स्कूल क्या होता है? अब सुनिए, हर प्राइमरी स्कूल का अध्यापक ये देखता रहता है कि ये बच्चा ड्राइंग में रुचि ले रहा है या ये फिजिक्स में ले रहा है या इसको कुछ बनाने में है, और वो उसकी एक रिपोर्ट बनाता है।
उसके बाद हर जिले से कोई म्यूजिक के मान लिया 10 बच्चे लिए और सारे लेकर एक क्षेत्र में जाकर के उनको रेजिडेंशियल स्कूल में सरकार ले जाती है, तो सारा पाठ्यक्रम वही पढ़ते हैं, मगर उन्हें अलग से उस के क्षेत्र में म्यूजिक स्कूल में बड़े बड़े म्यूजिशियंस आते थे, फिजिक्स स्कूल में उन्हें सारे प्रयोग करने की सुविधा थी। ऐसे टैलेंट जो है वो आगे बढ़ता है। नहीं हम लोगों ने नवोदय विद्यालय खोले और अच्छे चले, नवोदय विद्यालय अच्छे चल रहे, अच्छा काम कर रहे हैं, मगर हमारे टैलेंट ऐसे को खोज करना प्रारंभ में प्राथमिक शाला का अध्यापक कर सकता है। इसीलिए जो शिक्षा में हमारे प्राथमिक शाला या प्राइमरी के पहले का जो अध्यापक है वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है। उससे जरूरत है हमें एकदम बेसिक स्कूल्स जो है 1 से 5, 1 से 8 उनमें ध्यान देने की, क्योंकि बच्चे सब एक जैसे होते हैं। उनको आप जैसा ढालेंगे उनके एप्टीट्यूड के हिसाब से, उनकी रुचि के हिसाब से, उनके टैलेंट के हिसाब से आप वैसे ही उनको आगे ग्रो करा पाएंगे। और यहाँ पे शिक्षकों की भूमिका बहुत ज़्यादा है। मैं ये भी मानता हूँ कि शिक्षकों को देश में सबसे ज़्यादा सम्मान मिलना चाहिए, बेशक खड़े हो जाना चाहिए उनके आने पर, क्योंकि वो है राष्ट्र निर्माता। वो हमारे बच्चों को नर्चर करके आगे बढ़ाते, ऊपर ले जाते हैं, तो उनको भी उतना ही सम्मान चाहिए। साथ साथ उनसे भी गुजारिश है कि वो भी उतनी ही रुचि लें बच्चों के टैलेंट को पहचानने और उनको नर्चर करने के लिए, क्योंकि शिक्षा व्यवसाय नहीं है, एक दिलचस्पी है, एक रुचि है, आपकी इच्छा है, आपकी बहुत दिल से आप पढ़ाते हैं ना, तो आप अच्छे बनते। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि हमें बहुत सारे ज्ञानियों की तो ठीक ज़रूरत है, हमें गुणी व्यक्तियों की ज़रूरत है। हमें बहुत क्वालिटी चाहिए क्वांटिटी के सामने। तो उम्मीद करते हैं कि काफ़ी कुछ हम लोगों ने चर्चा की इसमें शिक्षा को लेकर के। बहुत हमने एमिनेंस बनाया है, बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स खड़े किए हैं, लेकिन बहुत बड़े सुधार की अभी भी ज़रूरत है। राजपूत सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ब्रेक के उस पार हम लोग अब बातचीत करेंगे हेल्थ सिस्टम की, कि पिछले 75 वर्षों में हमने स्वास्थ्य की दिशा में क्या क्या काम किए हैं और अभी क्या क्या करने की ज़रूरत है। छोटे से ब्रेक के बाद। I'm pretty sure right se we'll reach faster. I was here 2 days ago. It's faster from the left. No, yeah, it's the right. You can't always be right, Natina. Turn right. The all-new Slavia. Skoda. Simply clever. प्रॉफिट बढ़ाना है ना तो इन्वेंट्री बढ़ाओ और ना ही ब्याज, सिर्फ ऑनलाइन जाओ, इन्वेंट्री घुमाओ। जी हाँ, ओम लॉजिस्टिक्स के साथ, जहां इन्वेंट्री है ऑन द व्हील्स और रियल टाइम ऑनलाइन ट्रैकिंग के साथ। देश भर में ओम लॉजिस्टिक्स के वेयरहाउस नेटवर्क का फायदा आप भी उठाओ और अपनी इन्वेंट्री घुमाओ। ओम लॉजिस्टिक्स, मेकिंग बिजनेस सिंपल। हेलो, हाइड्रोलॉक के बारे में नहीं सुना? वाटरप्रूफिंग का चैंपियन है एशियन पेंट्स का हाइड्रोलॉक। ये बिना तोड़ फोड़ के सीलन रिपेयर करता है और सालों साल चलता है। था ना इजी? एशियन पेंट्स का हाइड्रोलॉक, बिना तोड़ फोड़ वाला वाटरप्रूफिंग। कॉल करें 8050480504। असली विलन तो तू है अपनी फैमिली का। फैमिली का हीरो बनो यार। 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 430 रुपए महीने से शुरू फ्रॉम पॉलिसी बाजार। There are those who are always looking for what's next. Changing lanes, shifting modes, always in command. Sensing what lies ahead. The all-new Hyundai Tucson Next drives now. क्या भाई साहब, लोन के पीछे भाग रहे हैं ना? हाँ, मुथूट फाइनेंस लोन एट होम सर्विस पर कॉल कीजिए, पाइए गोल्ड लोन एट होम घर बैठे बैठे तुरंत। 1-800-313-1212 पर फोन लगाइए और लाइफ में आगे बढ़िए। स्वागत है एक बार फिर से आपका अमृत अड्डा में। और अब हम लोग बातचीत करेंगे कि हमने पिछले 75 वर्षों में किस तरीके की स्वास्थ्य व्यवस्था अपने लिए खड़ी की है, जिसका फ़ायदा हर व्यक्ति को मिलना चाहिए जिसको ज़रूरत हो।
बातचीत करने के लिए हमारे साथ NTHGI के चेयरमैन डॉक्टर NK अरोड़ा जी हैं, साथ ही एम्स के पूर्व डायरेक्टर डॉक्टर MC मिश्रा जी हैं और अम्बेडकर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर अभय दुबे जी हमारे साथ बने हुए। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इस शो का मकसद ये नहीं है कि हम खामियां गिनाएं या हम अपनी तकलीफ़ें ही सिर्फ जिक्र करें। कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जिनका हमें अप्रिशिएट भी करना चाहिए, लेकिन बहुत कुछ करना बाकी है हेल्थ के सेक्टर में। हमारी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो काफ़ी बढ़ गई है इन 75 सालों में, तो कुछ ना कुछ अच्छा हुआ है। हमारी जो मातृत्व के हेल्थ की बात है उसमें बहुत काम किए गए हैं और बहुत ही सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स इस देश में बने हैं। एम्स जैसे बहुत ही प्रतिष्ठित संस्थान है। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में बहुत बड़े बड़े अस्पताल खुले हुए हैं। न तो अस्पतालों की कमी है, न डॉक्टर्स की कमी है। अगर आप नंबर्स में एवरेज में देखेंगे तो 1947 में जब 7,000 लोगों पे एक डॉक्टर था, आज 834 पर एक है और WHO के रूल के या उनके मानक के मुताबिक हम लोग काफ़ी बेटर पोजीशन में हैं और विदेशों से लोग यहाँ इलाज कराने आते हैं। लेकिन क्या वो स्वास्थ्य व्यवस्था हर व्यक्ति को सस्ती दर पे अफोर्डेबल तरीके से, इजीली तरीके से अवेलेबल है क्या? इसी पे आज हम लोग बातचीत करेंगे, कोशिश करेंगे जानने की कि क्या स्थिति है। डॉक्टर अरोड़ा, बिल्कुल सिंपल सा हमारा एक सवाल है कि क्या भारत का जो हेल्थ केयर सिस्टम है हम लोगों ने इतने वर्षों में तैयार किया है, वो आज भी पहले फॉर्म भरने की जिद करता है या पहले इलाज करता है? धन्यवाद नीरज, आमंत्रित करने के लिए। मैं यहाँ पर 2-3 बातें कहना चाहूँगा और आपको मैं शिक्षा से संबंधित जो डिस्कशन हो रहा था वो भी सुन रहा था। तो शुरुआत यहाँ से करनी है कि हम लोग परफेक्ट तो नहीं हैं, लेकिन ये 75 साल की यात्रा एक लंबी यात्रा है जिसमें बहुत सारी उपलब्धियां भी रही हैं, बहुत सारी कमियां भी हैं। लेकिन पिछले 2.5 साल में हम लोगों ने जिस तरीके से कोविड महामारी का मुकाबला किया है और इस महामारी को एक चुनौती ना लेकर के एक अपॉर्चुनिटी की तरह किया और सिस्टम्स को स्ट्रेंथन किया है, उससे ये बड़ा स्पष्ट लगता है कि आगे आने वाले समय में कि स्वास्थ्य सेवाओं को और स्वास्थ्य सेवाओं का जो तंत्र है उसको बहुत बेहतर, बड़ी तेजी से बनाया जा सकता है। लेकिन जो आपने बात कही कि स्वास्थ्य सेवा गुणवत्ता के साथ इस देश के हर व्यक्ति को उपलब्ध रहनी चाहिए, ये जो एक हमारा विजन है उसको अपने फोकस में बनाए रखने की ज़रूरत है। और अगर हमारे यहाँ हाईएस्ट लेवल पर विलिंगनेस है तो इसको बहुत आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। जी डॉक्टर मिश्रा, इस जर्नी को आप कैसे देखते हैं? और इसमें एक सवाल भी मैं जोड़ दूं कि जैसे शिक्षा में हुआ है कि एक तरफ तो बहुत ही सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स, एक तरफ बहुत एमिनेंस के इंस्टीट्यूट खड़े हुए हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी आबादी के लिए क्वालिटी की हेल्थ केयर सर्विसेज आज भी मुश्किल है, या अगर है उनके शहर में तो बहुत महंगी है। तो जैसे मैंने अरोड़ा जी से सवाल पूछा था कि क्या आज भी पहले फॉर्म भरना जरूरी है, बाद में इलाज शुरू होगा? नीरज, मैं ये नहीं समझ पाया फॉर्म भरने से क्या तात्पर्य है? आप फॉर्म भरने से तात्पर्य सर ये है कि हम पहले जाते हैं और हमसे ये कहा जाता है कि आप फीस भरिए पहले बहुत सारी, या इंश्योरेंस है तो पहले उसके कार्ड्स देखिए, तब हमको एक अच्छी टॉप क्वालिटी की हेल्थ केयर सर्विसेज मिलती है। ऐसा मैं समझता हूँ नहीं है। और हमारे यहाँ जैसे नरेंद्र भाई ने कहा, बहुत सारे पिछले, जब मैं अंडर ग्रेजुएट था, MBBS कर रहा था और MS कर रहा था, तो उस समय हम लोग मेडिकल कॉलेज में थे और मेडिकल कॉलेज ही होता था, उसका अस्पताल होता था और वहां पे सबको विश्वास होता था और सब लोग, जिसके पास पैसा था वो भी वहीं आता था, जिसके पास नहीं था पैसा वो भी वहीं आता था। और
काफी, मैं ये कहूंगा कि हाई क्वालिटी केयर नहीं तो रीजनेबल क्वालिटी ऑफ केयर मिलती थी, और उसमें हम लोग भी अपना वहीं इलाज कराते थे। जो कोई डॉक्टर, सीनियर डॉक्टर है, वो भी वहीं कराता था, क्योंकि हमको देखना ये होता था कि भाई हमारी जेब कितनी अफोर्ड कर सकती है। तब भी वो बात थी, आज भी वो बात है कि कोई मान लीजिए आगरा में बीमार पड़ता है तो उसकी पहुंच कहाँ तक है, वो आगरा मेडिकल कॉलेज की बजाय दिल्ली आ जाता है। किसी को कैंसर हुआ है तो वो बंबई चला जाता है। पहले लोग, आप समझिए कि बाईपास कराने यूएसए जाते थे जिन पे पैसा होता था। तो हम लोग उस अवस्था से निकले हुए हैं। और आप देखिए कि 1978-79 में मैंने एमएस किया इलाहाबाद में, और उस समय कोई क्रिटिकल केयर का कंसेप्ट नहीं था, कोई आईसीयू नहीं होता था, एक पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड होता था। वार्ड भी क्या, वो बेड था जिसमें हम लोग ड्यूटी करके और पेशेंट को पोस्ट ऑपरेटिवली देख लेते थे। तो उस अवस्था से हम लोग आज जहां पहुंचे हैं, एक मैं समझता हूं कहीं ना कहीं हम लोगों ने जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में ढांचागत परिवर्तन किया है, उसमें प्राइवेट सेक्टर का बहुत महत्वपूर्ण अब योगदान हुआ है पिछले, मैं कहूंगा 25 वर्षों में। और जो सरकार के जो मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स थे, उनमें चूंकि स्वास्थ्य एक राज्य का मुद्दा होता है, जिसको हम कहते हैं कंकरेंट लिस्ट पे है, शिक्षा की तरह भी मुझे लगता है। मैं शिक्षा में भी सुन रहा था, तो उससे भी मैं तुलना अभी करूंगा आपके इसमें कार्यक्रम में, कि जो खामी अभी बेसिक एजुकेशन में दर्शाई जा रही थी कि लोगों को, बच्चों का ये आइडेंटिफाई करना कि वो किसमें वो अच्छा कर सकता है, उसमें उसको आगे बढ़ाना, तो वो मुद्दा एमबीबीएस करने के बाद भी है, और आगे क्योंकि उसको अपनी चॉइस का सब्जेक्ट नहीं मिलता है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि, और जैसे डॉक्टर नरेंद्र जी ने कहा कि हमने पिछले 2.5 साल में ये देखा किस तरह से हम एक चुनौती को एक अपॉर्चुनिटी में परिवर्तन कर सकते हैं। तो वो, अब मैं आपको 2 बातें इसमें कहूंगा, उसके बाद मैं अभी अंत करूंगा, कि हमारे यहाँ इस समय लगभग 500 मेडिकल कॉलेज हैं, और उसमें से आप मान लीजिए कि आधे सरकारी क्षेत्र में है भिन्न भिन्न राज्यों में जी, आधे वो प्राइवेट क्षेत्र में है। और प्राइवेट क्षेत्र में जो भी रिसोर्स है हमारा, डॉक्टर्स का, नर्सेज का, हॉस्पिटल, जब आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज बनाते हैं तो आपको एक अस्पताल भी चाहिए होता है। करेक्ट। 750 बेड, 900 बेड, डिपेंडिंग ऑन कितना पुराना कितना नया है, लेकिन 100-150 अंडर ग्रेजुएट के साथ आपको लगभग 900 बिस्तर का अस्पताल चाहिए, और वो होता है सबके पास। आज मैं हमेशा इस बात को कह रहा हूं, और मैंने डॉक्टर अरोड़ा से भी शेयर करी है, डॉक्टर पॉल से भी ये कहा है कि हम जो हमारे पास साधन उपलब्ध हैं, हम उनको ही पूरी तौर से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं आज। और उसका एक बड़ा कारण यही है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में थोड़ा सा चार्ज होता है, कॉर्पोरेट से बहुत कम है, लेकिन फिर भी उतना भी लोग नहीं अफोर्ड कर पाते हैं। उसके लिए अब आयुष्मान भारत है, दूसरे सरकार की जो व्यवस्थाएं हैं भिन्न भिन्न राज्यों की हैं, उससे मदद हो रही है, लेकिन अभी भी वो पर्याप्त नहीं है। तो एक तो जो हमारे पास रिसोर्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर है जी, उसका पूर्ण रूप से उसका लाभ नहीं हम ले पा रहे हैं, और ये कोविड में हुआ। कोविड में आप देखिए हर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल को लेवल 1 कोविड केयर सेंटर में परिवर्तित किया गया, और राज्य सरकारों ने उन अस्पतालों में अपने पेशेंट्स को भेजा, और जो भी उसके लिए तय किया, आईसीयू के रोगी के लिए इतना हम देंगे, वार्ड के मरीज के लिए हम इतना देंगे, और वो दिया। और इसीलिए कोविड का जो इतना अच्छा सुदृढ़ हो पाया नियंत्रण, चाहे उत्तर प्रदेश को ले लें, 25 करोड़ की जनसंख्या होने के बाद इतना अच्छा मैनेजमेंट वहां पे हुआ, वो इसीलिए हुआ। मैं तो उस समय शारदा यूनिवर्सिटी के हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ था उस दौरान, तो मैंने खूब डॉक्टर मिश्रा, मैं इस बात से तो बिल्कुल, हमने शुरू में ही कहा कि हमने 562 मेडिकल कॉलेज हमारे देश में है इस समय,
जिसमें और 23 एम्स भी हैं जिसमें से ज़्यादातर अब ऑपरेशनल है, केवल 4 अंडर कंस्ट्रक्शन रह गए हैं। ऐसी दुनिया की कोई बीमारी नहीं जिसका इलाज भारत में ना हो और बहुत अच्छा वाला इलाज ना हो, इसमें कोई शक ही नहीं है। कोविड की चर्चा आप लोगों ने की, मैं उसमें ये अपनी तरफ से जोड़ देता हूँ कि 200 करोड़ वायल लगा देना मजाक नहीं है, इतनी बड़ी आबादी को लगा देना, ये सब कमेंडेबल जॉब है, इसमें कोई शक नहीं है हमें। और उसमें उस समय बहुत मिसहैपनिंग भी हुई, ऑक्सीजन की कमी हुई, सारी बातें हैं और हमने बहुत अच्छे से मैनेज किया। इसके बावजूद सर मेरा मूल प्रश्न ये है जिसको हमें लगता है सोचना चाहिए, मैं जजमेंटल नहीं हूँ, एक हार्निया का ऑपरेशन एक जगह पे 8-10 हज़ार में हो जाता है और एक जगह 1.5 लाख का पैकेज मिलता है, ये बहुत बड़ा गैप है सर। और हमको ये या किसी भी व्यक्ति को ये हक होना चाहिए कि वो एक अच्छे हॉस्पिटल में, हाइजीनिक हॉस्पिटल में ऑपरेशन करा सके। ये जो डिफरेंस, ये जो डिवाइड क्रिएट हो रहा है ना, ये बहुत बड़ा है सर, और ये ज़्यादातर जगहों पे अब होता हुआ दिख रहा है। तो मैं ये जानने की आप लोगों से कोशिश भी करता हूँ, मैं एक दुबे जी से कमेंट ले लूँ कि हमें इसको कहीं ना कहीं एड्रेस करना पड़ेगा। और कोविड के दौरान में आपने सही कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर कमी नहीं थी, एक यूनिफाइड सिस्टम नहीं था। हमें कोविड के दौरान ये नहीं पता था देश में कि बगल वाले जिले में कितने बेड खाली हैं, क्योंकि हमने वो कभी सिस्टम क्रिएट ही नहीं किया, जरूरत ही नहीं पड़ी हमें कि एक यूनिफाइड सिस्टम, एक नेटवर्क क्रिएट किया जाना चाहिए। दुबे जी, आपका एक्सपीरियंस कैसा है? देखिए, हमारे दोनों आदरणीय चिकित्सकों ने जो कहा है, मैं उससे सहमत होते हुए अपनी बात कह रहा हूं, मैं उनसे सहमत नहीं हूं। मैं जिस तरह शिक्षा की हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले विश्लेषण किया था, मैं स्वास्थ्य के क्षेत्र का भी विश्लेषण उसी तर्ज में करना चाहूंगा कि इसकी भी 2 कहानियां हैं। एक कहानियां मेडिकल कॉलेजों की, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थानों की और बड़े 5 सितारा अस्पतालों की कहानी है, और दूसरी कहानी है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की, मोहल्ला क्लिनिकों की कहानी है। और बहुत ही निचले स्तर पर जो लोग प्रैक्टिस करते हैं, डॉक्टर्स प्रैक्टिस करते हैं, अपनी उन्होंने डिस्पेंसरीज खोल रखी हैं, उनकी कहानी है। सवाल ये है कि इन दोनों कहानियों के बीच में ताल्लुक क्या है। मेरा मानना है कि ये दोनों कहानियां अलग अलग चल रही हैं। वो कहानी अलग चल रही है और ये वाली कहानी अलग चल रही है। जो नीचे वाली कहानी है उसकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है, वो लगातार उसका ग्राफ नीचे की तरफ गिर रहा है। इसीलिए जिनको आप कह रहे हैं कि इस देश की 65 से 70% आबादी उस नीची वाली कहानी में फंसी हुई है, और जो ऊपर वाली कहानी में लोग हैं वो केवल 25-30% लोग हैं जो ऊपर वाली कहानी से ताल्लुक रखते हैं। समस्याएं वहां भी हैं, समस्याएं यहां भी हैं, वहां कुछ लेकिन खूबियां भी हैं ऊपर वाली कहानी में, नीचे वाली कहानी में कोई भी खूबी नहीं है। आजादी के बाद से जो ग्रामीण जनता को और अर्धशहरी जनता को जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के जरिए जो स्वास्थ्य सेवाएं देने की कोशिश की गई थी, मेरी अपनी जानकारी यह है कि वो पूरा का पूरा ढांचा चरमराकर ढह चुका है पूरा। राज्य सरकारें और केंद्र सरकार उस तरफ ध्यान नहीं दे रही है। जब तक उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाएगा समस्या हल नहीं होगी। जहां तक ऊपर वाली कहानी है, एक बात कभी भी मेरी समझ में नहीं आई, एक ऐसे देश में जो कि अभी भी मिडिल इनकम कंट्री नहीं बन पाया है, अभी हम लोअर इनकम कंट्री है, धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं कि मिडिल इनकम की तरफ जा रहे हैं, मझोली इनकम की तरफ जा रहे हैं। एक ऐसे देश में 5 सितारा अस्पताल क्यों बनने चाहिए? ऐसे अस्पताल क्यों बनने चाहिए जिसमें एक बेड के ऊपर, एक बेड के प्रति बेड की जो लागत है वो इतनी जबरदस्त हो, जबकि सस्ती दर पर सभी तरह की आवश्यक सुविधाओं से संपन्न ऐसे अस्पताल बन सकते हैं जिनके अंदर कम लागत लगे, जिसमें जब कोई मरीज जाएगा तो उसको कम खर्चा करना पड़ेगा। जो आपने अभी हार्निया के ऑपरेशन में जो फर्क है वो बताया, वो फर्क तभी मिट सकता है जबकि 5 सितारा अस्पताल बनने की जो प्रवृत्ति है उस प्रवृत्ति को लगातार हतोत्साहित किया जाए। अच्छे बड़े अस्पताल बने, कम लागत के अस्पताल बने, इसके अंदर सुविधाएं सब वही हों जो कि 5 सितारा अस्पतालों में होती हैं, और हम जानते हैं कि वो सुविधाएं कम लागत में भी दी जा सकती हैं। हमारे दोनों आदरणीय डॉक्टर मेरी इस बात की तस्दीक करेंगे। डॉक्टर अरोड़ा, इसी पे मैं सवाल जोड़ता हूं, आप कमेंट करिएगा। क्या आम आदमी के लिए अच्छी क्वालिटी का सस्ता इलाज कराना संभव है क्या, अगर उसके पास आयुष या कोई इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है तो? हाँ जी, दुबे जी की जो बात उन्होंने उठाई वो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो हमारी प्राथमिक चिकित्सा का जो संरचना है वो किस हालत में है और पिछले 75 साल में वो कहाँ से कहाँ तक गया है। तो यहाँ मैं 2-3 भ्रांतियाँ हटाना चाहूँगा। पहली बात तो ये है, ये बात बिल्कुल सही है कि हमारा चाहे पीएचसी है या सीएचसी है
या यूं कहें कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भी जो है वहाँ पर स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता पे हमेशा उस पे आवाज़ उठाई गई है और वो बहुत हद तक ठीक है। लेकिन और ये बात भी बिल्कुल सही है कि हम लोगों को प्राथमिक चिकित्सा में अपना ज़्यादातर जो इन्वेस्टमेंट है वहाँ पर होना चाहिए। और अब जो सरकारी इन्वेस्टमेंट हो रहा है इस समय लगभग 70 से 75% प्राथमिक सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए है। और जिस तरीके से अभी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की बात हो रही है और सब सेंटर्स हैं, तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे जो प्राइमरी हेल्थ केयर है, हम यहाँ पर इसको क्लियरली देखें, जो एक प्राइमरी हेल्थ केयर या जिसको पब्लिक हेल्थ सिस्टम से जोड़ें, और दूसरी तरफ जो टर्शरी केयर, जो हम 5 सितारा अस्पतालों की बात करते हैं या मेडिकल कॉलेज, इन दोनों को साथ साथ भी देखने की ज़रूरत है और एक अलग परिप्रेक्ष्य से भी देखने की ज़रूरत है। तो इस समय पिछले 75 साल में ये सच्चाई ये है कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में जो स्वास्थ्य सेवाओं का तंत्र बनाया गया है वो काफ़ी सुदृढ़ हुआ है, और खासतौर पिछले 10-15 साल में जब नेशनल हेल्थ मिशन 2005 से शुरू हुआ तो उसके बाद काफ़ी उसमें इम्प्रूवमेंट आया। लेकिन साथ ही साथ एक हमारी बहुत बड़ी समस्या रही है और उसकी तरफ क्या किया जा रहा है मैं उसके बारे में बताना चाहूँगा कि आज जो है मैं किसी भी प्रदेश में चला जाऊं, अगर मैं सरकारी स्वास्थ्य की सेवाओं को देखूं तो डॉक्टर्स की लगभग 40 से 50% कमी है, यानी कि डॉक्टर्स उपलब्ध नहीं है। और यही देखते हुए 2009 में, यानी आज से ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 13 साल पुरानी बात है, उस समय भारत में केवल 28,000 डॉक्टर्स प्रति वर्ष निकलते थे और आज 2022 में 92,000 डॉक्टर हो गए हैं। इस पिछले 12-13 साल में बहुत तेजी से इस चीज को रियलाइज किया गया। मैं उस पूरी इस जर्नी से जुड़ा रहा हूं कि ये सबसे जरूरी है। हमें इस समय लगभग 15 लाख डॉक्टर हैं हमारे यहाँ और हमें लगभग जरूरत है 30 लाख, क्योंकि जब तक डॉक्टर की मात्रा सफिशिएंट नहीं होगी तो हमारे यहाँ जो छोटे क्षेत्र हैं, दूर दराज के क्षेत्र में, वहाँ डॉक्टर जाने के लिए तैयार नहीं है। और इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल ये है कि इंजीनियर्स, अब हमारे देश में लगभग 10 लाख इंजीनियर प्रतिवर्ष निकलते हैं और इसी की वजह से है कि दूर दराज के क्षेत्र में हमारे पास अब इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है। तो हेल्थ सेक्टर में भी ये जो जिसको ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं उसकी बहुत बड़ी जरूरत है, इसी तरीके से नर्सिस की। तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो क्रिएट किया गया। अब ग्रामीण क्षेत्रों में एक और चीज मैं बताऊं कि जो प्रिवेंटिव डिजीज हैं, यानी कि वैक्सीन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत बेहतर है और शहरी क्षेत्रों में लगभग नहीं के बराबर है। और यही कारण है कि अब 90% बच्चों में पूरा टीकाकरण हो जाता है। मैं कोविड की बात मैं नहीं करूंगा। दूसरी तरीके से रिसेंटली जो टीबी का कार्यक्रम चला और इसी तरीके से जो हमारे दूसरे मातृत्व वाली जो हमारी जो कार्यक्रम है कि आपको अंदाजा होगा कि 2005 में केवल 21% महिलाएं एक प्रसव, उनका जो डिलीवरी थी वो इंस्टीट्यूशन में थी और आज 87% है। तो इस जो एक प्रोग्राम चलाए गए हैं तो उसमें ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत हुआ है। लेकिन मैं दुबे जी से बिल्कुल ही सहमत हूं कि इसमें अभी और इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है। लेकिन इन्वेस्टमेंट खाली इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग से नहीं होता, क्योंकि मेडिसिन एक ऐसी है कि जब तक मेरे पास डॉक्टर नहीं होगा, नर्स नहीं होगा, मेरे पास ANM नहीं होगी, हेल्थ वर्कर नहीं होगा। और इसीलिए अब 2 कार्यक्रम शुरू किए जा रहे हैं, हेल्थ इन इंडिया एंड हेल्थ बाय इंडिया। तो एक तरफ 5 सितारा और जो हमारे कटिंग एज टेक्नोलॉजी है वो हमारे अपने लोगों के लिए और दुनिया भर के लिए भी उपलब्ध है, लेकिन दूसरी तरफ हेल्थ इन इंडिया में ये इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ ह्यूमन रिसोर्स को बिल्ड करना, हमें लगभग 50 लाख ऐसे हेल्थ वर्कर चाहिए जो इस काम को पूरा कर सकें। तो इस दिशा में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट की भी जरूरत है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरत है कि एक पॉलिटिकल विल और इस दिशा में काम करने की इच्छा शक्ति की जरूरत। विल से तो मेरा सवाल निकल रहा है, मिश्रा जी आपसे है मेरा सवाल। दुबे जी आप ध्यान दीजिएगा, आपने कहा 5 सितारा ये बड़ी खूबियां हैं, उनमें से एक खूबी मैं बताता हूं आपको। जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया था ना कि एक हार्निया का ऑपरेशन 10,000 में भी होता है और वो 1.5 लाख के पैकेज में भी होता है। उसी 5 सितारा होटल में या एक अच्छे स्पेशलिटी होटल कह रहा हूँ रेस्टोरेंट, चूँकि वो होटल जैसी फील देते हैं, अगर आप उस हॉस्पिटल में जाएँ तो आपने क्या कमरा लिया है इसके हिसाब से डॉक्टर की विजिटिंग फीस,
नर्सिंग की फीस, खाने की फीस बदल जाती है। क्यों? अरे भाई, उस पेशेंट को आप देखने जा रहे हैं, उस कमरे के बदलने से उसकी फीस क्यों बदल जाती है? मैं इस तरफ आप लोगों को ले जाना चाहता हूँ कि जो एक बहुत बड़ा डिवाइड क्रिएट हो रहा है अच्छी क्वालिटी की फैसिलिटी के लिए, वो एक चिंता का कारण होना चाहिए। डॉक्टर मिश्रा। नीरज, ये जो अब मैं चूंकि प्राइवेट में भी मैंने गवर्नमेंट में 37 वर्ष काम किया है और अब मैं प्राइवेट में हूँ, तो मुझे यहाँ की भी चुनौतियों का पता है और जो सरकार में चुनौतियां हैं उसका भी काफी कुछ मैंने देखा भी है, किया भी है। अब जैसे एम्स में ही जब 14,000 रोगी प्रतिदिन आते हैं हमारे आउट पेशेंट में, तो मैं अपने सहयोगियों से यही कहता था, इसको आप अपॉर्चुनिटी मानिए, ये आपकी यूएसपी है। और ये देखिए कि जितने भी लोग आ रहे हैं उनको किस तरह से हम अब उनका एक्सपीरियंस को फ्रेंडली बना सकते हैं जब वो आते हैं। एक तो ये बात हो गई। दूसरे, जब आप कह रहे हैं कि रूम के हिसाब से क्यों चार्ज होना चाहिए, ये प्राइवेट में है ये कि अगर आप डीलक्स रूम लेते हैं तो आपके हर चार्जेस बढ़ जाते हैं। तो आप देखिए प्राइवेट सेक्टर में भी कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है वो हम लोग भूल जाते हैं, और हर चीज के लिए उनको पैसे देने हैं, हर चीज कॉस्ट है। आज डॉक्टर भी चाहता है ज्यादा अर्न करे, टेक्नीशियन भी चाहता है, नर्स भी चाहती है कि उसको ज्यादा सैलरी मिले, या जो सफाई कर्मचारी है वो भी चाहता है उसको अच्छी सैलरी मिले। तो ये कहाँ से आएगी? अब मैं जो बात कहना चाह रहा था वो ये था, भारत की इस समय जनसंख्या आप 140 करोड़ मानिए, और ये बड़ी कॉमन फ्रेज है। मैं जब एसोचैम या सीआईआई जब भी डिस्कशन होती है मैं जाता हूँ, वो कहते हैं साहब 80-90% हेल्थ केयर प्राइवेट सेक्टर में है, 10% पब्लिक सेक्टर में है जो हेल्थ केयर प्रोवाइड करते हैं पब्लिक सेक्टर। मैंने कहा ये अधूरा वाक्य है। ठीक है, मैं मानता हूँ 80-90% प्राइवेट सेक्टर में है, चाहे वो छोटे नर्सिंग होम हो, मिडिल नर्सिंग होम हो, बड़े अस्पताल हो, लेकिन उसको एक्सेस कितने लोग कर रहे हैं? जी सर, ये जो गैप है, जो जिसकी आप बात कह रहे हैं, वो ये गैप है। और वो जो हमारे 10% जो अस्पताल पब्लिक सेक्टर में है, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, जिला अस्पताल हो, या और जो भी है, उनमें 90% जनसंख्या जाके compete कर रही है उसी बेड के लिए। जी, ये जी, है, इसको दूर करना, और उसके लिए आपको जैसे डॉक्टर अरोड़ा ने कहा, और दूसरा हम भूल जाते हैं, जब हम डॉक्टर रेशियो की बात करने लगते हैं तो हम आयुर्वेद डॉक्टर्स को बिल्कुल अलग से कर देते हैं, उसमें फिर हम एलोपैथ डॉक्टर को ही शामिल करते हैं। नहीं डॉक्टर मिश्रा जी, मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की तो अपनी एक है, मैं जिस मूल प्रश्न को इस आज़ादी के महोत्सव में हम लोग ये डिस्कस करना चाहते हैं, मैं आप सारे लोगों की बातों से सहमत हूँ, मैं उस इकोनॉमिक्स को डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि दो चीज़ें जीवन में, किसी के भी जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होती है, एक शिक्षा और एक स्वास्थ्य। अगर आप हेल्दी हैं और आपको बेटर एजुकेशन मिल रही है तो आपके जीवन को बेहतर बनाने में, सफल बनाने में शायद ही कोई बाधा है। लेकिन अगर इन दोनों चीज़ों में दिक्कत है तो मुश्किल खड़ी होती है। हमको एक बेस्ट क्वालिटी की चिकित्सा रीजनेबल प्राइस पे मिले, हमको बेस्ट क्वालिटी के एजुकेशन एक्सेसिबल हो और रीजनेबल प्राइस पे मिले, ये हमारा हक है। हमको तभी तुम आगे बढ़ पाएंगे एक देश के तौर पे, एक नेशन के तौर पे। लेकिन जो हम लोग अभी समस्याओं को डिस्कस कर रहे हैं, ये आज नहीं तो कल सोचनी पड़ेगी कि अगर मुझे 1.5 लाख रुपए में हार्निया जैसा छोटा सा ऑपरेशन कराना है तो मुझे उसके लिए कमाई करनी पड़ेगी ना, फिर वो उसके मीन्स बदलने लगते हैं। ये मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि कहीं ना कहीं वो एक रीज़न लगाना पड़ेगा। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। समय इतना ही था हमारे पास। इस मौके पर हम लोग यही कह सकते हैं कि हम लोग बहुत अचीव कर पाए हैं, आगे भी करेंगे। कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम एजुकेशन और हेल्थ अफोर्डेबल और बेस्ट क्वालिटी होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखते रहिए संजीव से आवाज़। के प्रायोजक हैं